हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम मॉडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे रिगार्डिंग डाउट सॉल्यूशन जो होता है, डाउट आप लोगों को होती है उसको कैसे सॉल्व करें, वो सब का प्रॉब्लम जो होता है। तो उसके लिए एक ग्रुप बनी है एफबी में, फेसबुक में आपको ग्रुप बनी हुई है। आप उसमें जब वीडियो आएगा तो कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, और जो भी आपका डाउट है उसमें आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं हमारा सिस्टम मॉडलिंग के बारे में। तो सिस्टम मॉडलिंग जो है, सिस्टम मॉडलिंग के बारे में स्टार्ट किया जाएगा। तो सिस्टम मॉडलिंग मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सिस्टम के, जैसे यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोग क्या जानते हैं कि एलिमेंट जो यूज होते हैं वो होते हैं रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वेरियस तरह का एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके क्रॉस एलिमेंट जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स भी देखते हैं, होते हैं ना इलेक्ट्रिक, कोई भी सर्किट के अक्रॉस हम देखते ही ये सब चीज। तो उसका कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे उसका मॉडलिंग करने का मतलब कहने का है कि कैसे उसका इक्वेशन लिखेंगे और उससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर के हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे उस सारे सिस्टम्स का। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग वही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला जो सिस्टम हम लोग यहाँ पे लेंगे वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें जनरली आता है रेसिस्टर। आप मान लीजिए रेसिस्टर आता है पहला, रेसिस्टर्स। सेकेंड आता है आपका इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, क्लियर है ना? वोल्टेज सोर्स, फिफ्थ है करंट सोर्स। तो इतना जो सोर्सेस आते हैं, इस सबको हम लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज को हम लोग प्रॉपर उसका नोटेशन, हम लोग इसका सर्किट डायग्राम, मतलब प्रॉपरली एलिमेंट कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग पता है कि रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये रेसिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपेसिटर को, ये सब आप जानते होंगे क्योंकि ये सब बीट ट्रिपल में आपको पढ़ाया गया। वोल्टेज सोर्स को जनरली ऐसे प्लस माइनस ऐसे करके। उसके बाद ये होता है करंट सोर्स, एरो के साथ मेंशन किया जाता है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। जैसे वोल्टेज सोर्स जो है, इसको मान के चलिए V ऑफ टी, और ये है I ऑफ टी। सपोज ये करंट सोर्स है I ऑफ टी, V ऑफ टी जो है वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग जो देखते हैं वेरियस, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स लिखते हैं, मान लीजिए V कुछ भी है, यहाँ पे I ऑफ टी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेसिस्टर का बात करें तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। क्लियर है? अब यहीं पे अगर बात करें इंडक्टर का, ओम्स लॉ का, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे रिलेशन या कैसे मॉडलिंग करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। क्लियर है? तो यहाँ पे अब इंडक्टर का बात करते हैं। तो इंडक्टर में हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे कैसे वोल्टेज निकाला जाता है, कैसे इंडक्टर निकालेंगे, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वोल्टेज कैसे निकलता है, तो VL इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt, यही होता है इसके क्रॉस वोल्टेज। इसी में अगर हमको करंट निकालना है, इसी का करंट निकालना है, करंट अक्रॉस दिस, तो ये होता है 1/LV/dt। यही तो था ना? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे जो डिफरेंट इंडक्टर है, कैपेसिटर है, अब यहाँ पे ये सब जो हुआ, यहाँ पे इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने डिस्कस किया है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो क्या होगा, VLS इक्वल टू LS/I ऑफ S होगा, और ये जो होगा ILS, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, 1/LS V ऑफ S, यही ना होता है। आपको ध्यान में होना चाहिए ये सब चीज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बता चुका है, तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे ना, तो ये सब को जरूरत पड़ेगा आपको। किसी भी सर्किट दिया जाएगा आपको, मैं ट्रांसफर फंक्शन जब बताऊंगा तो उसमें आपको
इस सब चीज को डिस्कस किया जाएगा उस केस में, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे आपको यहाँ पे इस सब का एप्लीकेशन वहां पे समझ आएगा, कैसे केवीएल केसीएल लगाएंगे, वहां पे सारा चीज क्लियर करके वहां पे ध्यान देना होगा आपको। अब उसी तरह कैपेसिटर का लिखे हम लोग, कैपेसिटर का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो करंट एक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, थ्रू ये होता है सी डीवी बाई डी टी, यही ना होता, सी डीवी बाई डी टी होता है करंट एक्रॉस कैपेसिटर। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, आई सी ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाता है सी एस वी ऑफ एस, समझ में आ रहा है, सी एस वी ऑफ एस जाता है। अगर हम वोल्टेज का बात करें यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी आई ऑफ टी, जो आई ऑफ सी ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वी सी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी एस आई ऑफ एस, आई सी ऑफ एस। क्लियर है, यहां पे भी वही है सेम। तो जो भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं डिफरेंट इंडक्टर रेसिस्टर, तो ये सब सर्किट का मैं मॉडलिंग बताऊंगा कैसे, मतलब जब भी ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे वेरियस सर्किट का, वो हम लोग देखेंगे। ट्रांसफर में जो टॉपिक पढ़ाया होगा उसमें हम लोग सबको देखेंगे कैसे यूज कर रहे हैं। तो मैं इसका बताने का मतलब हो रहा है कि आपको ये सब का यूज पड़ेगा, आपको समझ रहे ना। तो ये आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। कैपेसिटर का अलग, इंडक्टर का मैं जैसे बताया हूँ, इंडक्टर का बगल में उसका वोल्टेज लिखिए, वोल्टेज सोर्स के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ये करंट सोर्स का, कैपेसिटर का ऐसे लिखिएगा आप लोग, और ये रेसिस्टर के लिए V इक्वल टू आई आर है। तो ये अगर हमको कभी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है इस सब चीज का, तो अब ऐसे निकालेंगे। और इसका यूज कहां पड़ेगा, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर किसी सर्किट का निकालने बोले तो आपको ऐसा निकालना होगा, वेरियस वोल्टेज उसके कैसीएल लगाना होगा, केवीएल लगा के देखना होगा कि कैसे उसका फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे हम लोग। क्लियर है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन जब पढ़ाएंगे उसमें आपका यूज पड़ेगा ये सब चीज। क्लियर। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में, ये था इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल सिस्टम में। तो मैकेनिकल सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, आप लोग जो जानते होंगे, ये चीज आप लोग 12th में पढ़े होंगे। मैकेनिकल सिस्टम दो तरह का होता है, क्या, ट्रांसलेशनल सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, रोटेशनल सिस्टम। दोनों को नोट कीजिएगा, ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम, दोनों को नोट कीजिएगा आप लोग। तो पहला जो आता है वो है, अगर ट्रांसलेशनल सिस्टम का बात करें, ट्रांसलेशनल सिस्टम, इसका अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। ट्रांसलेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब एक ही एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे कुछ, जैसे कि उसमें एलिमेंट क्या क्या थे, जैसे वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज, करंट, वेरियस इंडक्टर था, उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे थे। यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट आते हैं वो आएंगे वेरियस। ट्रांसलेशनल सिस्टम में हम लोग जनरली क्या होता है, फोर्स के निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स देखेंगे, और रोटेशनल सिस्टम हम लोग देखेंगे टॉर्क। क्लियर है ना, तो फोर्स और टॉर्क के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा आप लोग का। तो यहाँ पे जो आता है पहला, जो इसमें फोर्स निकालेंगे कैसा ट्रांसलेशनल सिस्टम में, तो पहला जो 3 एलिमेंट को बात करने वाले हैं, पहला एलिमेंट मास, बी में डैम्पर, और सी में स्प्रिंग। जैसे उसमें रेसिस्टर था, इंडक्टर था, यहाँ कैपेसिटर था, तो इसमें हम लोग उसी तरह 3 एलिमेंट यहाँ भी कर रहे हैं। मास, ये होता है मैकेनिकल सिस्टम में, मास, डैम्पर और स्प्रिंग, ये तीनों सिस्टम हम लोग ये एलिमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको फोर्स निकालना है, तो हम लोग जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मास इसका है, कुछ मास होगा तो उसका इनर्शिया होगा, अगर मास है तो उसका इनर्शिया होगा कुछ। अगर हमको इसको मूव करना है तो हम लोग क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, ऐसे एफ, कोई फोर्स देना होगा हम लोग को, समझ में आ रहा है, कोई फोर्स देते हैं, सपोज एफ हमको वहां पे अप्लाई किए। अब ये फोर्स जो है ये यहाँ पे मूव करेगा एक्स डिस्टेंस, या सपोज मूव किया, अगर फोर्स लगाएंगे तो एक्स डिस्टेंस में फोर्स मूव करेगा, तो इसके क्रॉस एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसको मूव नहीं करने देगा। क्लियर है ना।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो इनर्शिया फोर्स लगेगा इसमें, इनर्शिया फोर्स जो है वो अगर निकाले इसमें, इसको जो इसका जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स जो होगा वो हो जाएगा क्या आपका Fm, दिस इज इक्वल टू, अब न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं, m मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास यहाँ पे क्या है m, और एक्सीलरेशन क्या होता है d स्क्वायर x बाई dt, मतलब a dt स्क्वायर, यही ना होता है। तो ये फोर्स निकल रहता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x का डबल डैश, x ऑफ डबल डैश, x ऑफ t भी ले सकते हैं, टाइम के, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो यहाँ पे x ऑफ t भी ले सकते हैं। तो ये हुआ, और m यहाँ पे क्या है, m जो है आपका, m जो है मास है, m इक्वल टू क्या है, मास। तो ये होता है फोर्स। तो जिधर हमको फोर्स लगाना है वो फोर्स जो है आपका यहाँ पे, आपको वहां पे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, Fm इक्वल टू मास m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स इसलिए होगा क्योंकि ये इसका मास है तो इसका कुछ इनर्शिया होगा, वो वही स्टेट में रहना चाहेगा, जो न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वही स्टेट में रहना चाहेगा, अनलेस जब तक उसमें एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। तो वही फोर्स को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स जो है उसको, और उसका जो नोटेशन होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. होता है m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m x डबल डैश, और m इक्वल टू मास होता है यहाँ पे। उसी तरह सेकेंड जो केस आता है यहाँ पे डैम्पर, डैम्पर का बात करेंगे। तो डैम्पर यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई पिस्टन और रिंग का बात करें, यहाँ पे पिस्टन और रिंग का बात करते हैं, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन हो गया, क्लियर है, ये एक्स मूवमेंट करेगा। तो इसका जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। इसका जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं बी, जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो इसका अगर हम बात करें डैम्पिंग फोर्स का, डैम्पिंग फोर्स का अगर हम बात करें, जिसको रिप्रेजेंटेशन होता है एफ बी, ये होता है क्या, ये होता है बी डी एक्स बाई डी टी होता है, और ये हो जाएगा बी एक्स डैश, भी इसको कर सकते हैं एक्स डैश ऑफ एक्स टी। समझ में आ रहा है ना, ये होता है आपका एक्स डैश है ये। तो b इक्वल टू क्या इसमें है, कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या था, डैम्पिंग। क्लियर है। तो ये हम लोग कुछ मतलब डिफाइन कर रहे हैं कैसे फोर्स निकालेंगे ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए, और बाद में देखेंगे हम लोग रोटेशनल सिस्टम के लिए। अगर थर्ड स्प्रिंग सिस्टम रहता है, कोई स्प्रिंग सिस्टम रहता है ऐसे, इसका के होता है, इसको स्प्रिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। अगर ये मूव कर रहा है एक्स, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके क्रॉस एक फोर्स लगेगा अपने आप को ये करने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है एफ के रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज इक्वल टू बी इंटू एक्स होता है। क्लियर, सॉरी के इंटू एक्स, और के जो है के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसको इधर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपने आप को अपोज करने देगा ना, वो जैसा है वो ऐसे स्टेट में रहना चाहेगा। लेकिन हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इसको स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो चाहेगा कि वो जैसा था पहले वैसे स्टेज में आने के लिए, तो वो इसमें अक्रॉस एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्प्रिंग फोर्स ऑफ एफ के है, दैट इज इक्वल टू के इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो होता है। तो के इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग कोफिशिएंट इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन सिस्टम था। जब एक लाइन पे अगर मूव करता है तो उस केस में क्या होगा, फोर्सेस उसके लिए वेरियस मास एलिमेंट के लिए देखे, मास, डैम्पर और स्प्रिंग तीनों के लिए हम लोग अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर दिए हैं यहाँ पे। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रोटेशनल सिस्टम के बारे में जानने के लिए। आगे हम क्या देखेंगे, रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम, रोटेशनल सेकेंड जो आएगा बी, रोटेशनल सिस्टम। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। उसी तरह इसमें भी डैम्पर और स्प्रिंग आएगा। अब पहले बात आप जानिए कि रोटेशनल सिस्टम क्या होता है। रोटेशनल सिस्टम का मतलब है कि एक एक्सिस के क्रॉस रोटेट करे, ऐसे रोटेट करने का मतलब हो गया यहाँ पे, उसी को बोलते हैं रोटेशनल सिस्टम। ट्रांसलेशनल में स्ट्रेट लाइन मूव करता है, रोटेशनल में क्या होता है, रोटेट करता है, किसी एक्सिस के अगर रेफरेंस लेते हैं तो उसके क्रॉस रोटेट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तीन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल एलिमेंट्स, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डैम्पर और स्प्रिंग। तो पहला यहाँ पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है, ये जे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर रोटेट कर रहा है किससे, जैसे एंगुलर, जैसे कि वहां पे एक्स था तो वो क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन था, डिस्प्लेसमेंट था, एक्स डिस्टेंस। ठीक है ना? यहां पे क्या था, थीटा जो है इसमें एंगुलर आ जाएगा, रोटेशन जहां भी आता है तो वहां एंगुलर हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? वहां एक्स था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे अगर बात करें, इसमें अगर फोर्स से इसमें हम लोग टॉर्क का बात करेंगे, तो टॉर्क जो होगा यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क जो है यहाँ पे टॉर्क जो होता है, टॉर्क इक्वल टू, याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सीलरेशन, तो डी टी स्क्वायर ये होता है यहाँ पे। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डबल डैश थीटा डबल डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहां पे मास था, यहाँ पे जे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? मास था, एम था, तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि रोटेशनल में क्या चेंजेस आया। रोटेशनल में जैसे वहां एम था, यहाँ पे जे आ गया, बाकी वहां फोर्स लेते थे, यहाँ पे टॉर्क ले लिए, डी स्क्वायर थीटा, वही चीज यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब डैम्पिंग का बात करते हैं। डैम्पिंग में भी सेम, यहाँ पे ये अगर रोटेशन होगा, डैम्पिंग में भी यहाँ पे अगर थीटा रोटेट कर रहा है, थीटा से अगर रोटेट करता है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे टॉर्क के बारे में, डैम्पिंग टॉर्क के बारे में देखते हैं, डैम्पिंग फोर्स, यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क अगर आएगा, यहाँ भी देखिएगा आप लोग, डैम्पिंग टॉर्क, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी तो रहेगा, जैसे यहां पे बस क्या आ जाएगा, डी थीटा, यहां पे ध्यान रखिएगा, डी थीटा बाई डी टी, ये आएगा आपको यहाँ पे, और इसका जो हो जाता है ये हो जाएगा थीटा डैश। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं बस इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये सब कहीं भी एनालॉगस वगैरह में मतलब पूछ सकता है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना वगैरह में कभी भी पूछ सकता है, मैकेनिकल सिस्टम का आ जाएगा तो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे थीटा डैश और बीटा जो है वही कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग हो जाएगा। ये क्लियर है? तो डैम्पिंग टॉर्क हुआ। अब इसी तरह स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में भी यहाँ पे स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, थीटा आएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा एक, इसमें भी स्प्रिंग टॉर्क लगेगा, और यहां भी सेम टी के हो जाएगा और के थीटा हो जाएगा यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में निकाल कर देखे, वहां वोल्टेज और करंट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे फोर्स एंड टॉर्क इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम को, तो वहां पे जैसे करंट, वोल्टेज, एलिमेंट क्या था, रेसिस्टर, इंडक्टर, यही एलिमेंट था हम लोग, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर था।
तो ये सब क्या क्रॉस और वोल्टेज निकाले, करंट निकाले, ठीक है ना, तो वहां पे निकाले। और अब मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल सिस्टम होता है। तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में जो है फोर्स और टॉर्क जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी वेरियस एलिमेंट लिए, जैसे मास, डैम्पर, ये सब वेरियस एलिमेंट है, स्प्रिंग अलग एलिमेंट है ये सब, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में था। तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से हम लोग उसका फोर्स निकाले, उसमें टॉर्क निकाले अलग अलग तरीका से। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आता है एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को मतलब कंपेयर करेंगे और दोनों में सिमिलरिटी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फोर्स किसके यहाँ पे इक्वल होगा, किसके मतलब इक्विवेलेंट है, वोल्टेज के इक्विवेलेंट है या करंट के इक्विवेलेंट है, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग बात करें तो एनालॉगस सिस्टम जो होता है, एनालॉगस सिस्टम में हम लोग देखें क्या कि उसमें देखेंगे क्या कि मतलब जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखें, मैकेनिकल सिस्टम देखें, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें। और दोनों को कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे कि फोर्स किसके इक्विवेलेंट है या मास किसके इक्विवेलेंट है, टॉर्क जो है किसके इक्विवेलेंट है। वेरियस हम यहाँ पे देखने वाले हैं हर चीज। तो यहाँ पे पहला जो एनालॉजी सिस्टम होता है, तो पहला है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, उसके बाद आता है फोर्स करंट एनालॉजी। क्लियर है ना। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में हम देखेंगे कि देखिए मेरे पास दो डायग्राम है, देख रहे हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो हमको दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो पहला फिगर का अगर हम लिखे, पहला फिगर जो है, अगर पहला फिगर हम लिखे फॉर मैकेनिकल सिस्टम, इसका फोर्स बताइए क्या होगा, फोर्स बताइए आप लोग क्या होगा। तो फोर्स अगर हम निकालेंगे तो बताइएगा यहाँ पे सही लिख रहे हैं कि नहीं। फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं तीनों सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम भी है, मास वाला भी एलिमेंट भी है और वो डैम्पर भी है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों फोर्स इंक्लूड होगा। यहाँ पे जो भी फोर्स वहां पे था वहां तीनों फोर्स यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो पहले जो है यहाँ पे स्प्रिंग है, तो क्या होगा, स्प्रिंग का क्या लिखते थे, एक्स के इंटू एक्स होता था स्प्रिंग का। सेकेंड जो है क्या है, मास है, तो मास के लिए क्या होगा बताइए क्या होगा, बोलिए आप लोग, एम एक्स डबल डैश, यही तो था ना, याद आ रहा है। और उसके बाद क्या है, ये है डैम्पर। तो डैम्पिंग फोर्स अगर लगता है तो डैम्पिंग फोर्स के लिए क्या होगा, बी एक्स डैश। क्लियर। तो यहां पे वेयर एक्स क्या है, वेयर एक्स जो है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लीजिए 1, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो होगा, अगर हम फॉर सिस्टम के लिए लिखे, फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो बताइए आप लोग उसका क्या होगा। तो यहां पे अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं, यहां केवीएल लगाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि V इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज, इसमें केवीएल लगाइए, अप्लाई केवीएल इन द फिगर बी, इसमें केवीएल लगाते हैं फिगर बी में। तो यहां पे वोल्टेज इक्वल टू क्या दिख रहा है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो रहा ना, एल डी आई बाई डी टी। दूसरा क्या है, C, तो 1 बाई सी आई डी टी, यही तो होता है। थर्ड क्या है, R इंटू आई। ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताइए हमको, ये क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग हमको। अब यहां पे आप देख रहे होंगे इस दोनों इक्वेशन में मैंने लिखा है, इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहां पे एल आई डैश है, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, तो हमको ऐसा इसको चेंज करना होगा आई को, ताकि हम दोनों को इक्वेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे। तो आई का क्या होता है, आई इक्वल टू एक होता है डी क्यू बाई डी टी, ये तो आपको पता ही है, मतलब दिस इज इक्वल टू क्यू डैश, यही होता है ना। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्यू डैश। तो यहां पे जहां भी वैसा सिस्टम है तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या था, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू क्यू डैश। तो यहां पे डी आई बाई डी टी जो होगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डबल डैश। होगा क्या नहीं बताइए, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू डैश, तो डी आई बाई डी टी उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर दीजिए आई का, तो डी आई बाई डी टी जो है यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू एल क्यू डबल डैश, यही था ना, एल क्यू डबल डैश प्लस
1/c। अब इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ i dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, q मिलेगा बस, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, q बस मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r q डैश। ये क्लियर है कि नहीं, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे बताइए आप मेरे को। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करके, आप इसको यहाँ पे बताइएगा कि एनालॉग मतलब एनालॉजी क्वांटिटी जो है फोर्स और वोल्टेज को कंपेयर करके बताना है कि कौन कौन कंटेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, कौन कौन एलिमेंट जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे देखिए टेबल, एक कंपैरिजन टेबल बनाए हैं जिसमें क्या है, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीनों का हम लोग यहाँ पे टेबल में इंक्लूड किए हैं, और तीनों का कौन कौन एलिमेंट या किससे किसके बराबर है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे फोर्स था, यहाँ फोर्स तो रोटेशन सिस्टम में टॉर्क होता है तो टॉर्क के बराबर है, वो तो पहले ही देख चुके थे। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हिसाब से फोर्स किसके बराबर है, तो वोल्टेज के बराबर है। दिख रहा है ना आपको, वोल्टेज के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज के बराबर इक्वल कर दिए। दूसरा क्या है, मास। मास का अगर हम लोग बात करते हैं, मास m, मास मतलब m, तो यहाँ पे ये m जो है किसके बराबर दिख रहा है, डबल डैश, x डबल डैश, तो यहाँ पे l के बराबर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं बताइए। तो जो लेकिन मास जो है वो किस में था, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में था। तो रोटेशनल सिस्टम वही चीज क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मतलब बोले तो j आ जाता है, तो वो किसके बराबर था, यहाँ पे दिख रहा है l के बराबर दिख रहा है। अगर कंपेयर कर डबल डैश के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे x डबल डैश तो यहाँ पे q डबल डैश, उस टाइप पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मास किसके बराबर है, l के बराबर है, तो यहाँ पे l के बराबर हम कर दिए। क्लियर है। अब उसी तरह अगला देखेंगे डैम्पिंग कोएफिशिएंट b। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या है, ये है b, डैम्पिंग कोएफिशिएंट समझ आना चाहिए आप लोग को। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो है b, यहाँ पे मैकेनिकल में भी दोनों मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पिंग कोएफिशिएंट सेम होता है, बी ही होता है। ट्रांसलेशनल में बी लेते हैं और रोटेशनल में बी लेते हैं। वो यहाँ पे किसके बराबर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स डैश है तो क्यू डैश के साथ, देखिए क्यू डैश के साथ कौन है, आर है, तो यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट किसके बराबर दिख रहा है, रेसिस्टेंस के बराबर दिख रहा है, आर के बराबर दिख रहा है। उसके बाद आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बोले तो के, तो के और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों ही केस में मैकेनिकल सिस्टम में के ही होता है। और यहाँ पे देखेंगे के जो है x, यहाँ पे देखते हैं क्या है, देखिए q के बराबर, तो q यहाँ पे क्या है 1/c, तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस कर दिए। तो ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर है। तो सिंपली इसमें आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनालॉजी सिस्टम में क्या होता है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट किसके एनालॉजी होता है, डायरेक्टली पूछ सकता है। तो रेसिस्टेंस आपको ध्यान में आता है, इसलिए मैं कंपेयर लिखा दिया हूँ, 1 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकता है इसमें। उसके बाद आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, x है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक साथ मतलब एक लाइन में मूव कर रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो किसी भी एंगल के एक्सिस के क्रॉस मतलब मूव करता है, रोटेशनल होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो थीटा है, आपको यहाँ पे x है, तो x जो है थीटा जो है यहाँ पे किसके बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बताइए आप लोग, x किसके बराबर दिख रहा है, q के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ज के बराबर हो जाएगा, q के हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें लीनियर वेलोसिटी का, बोले तो v, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी थीटा डैश, मतलब ओमेगा होता है एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी, और बोले तो थीटा डैश, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट के बराबर दिख रहा है ना, इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो करंट के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग, ये है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, और उसका कंपैरिजन अच्छे से बता दिया मैंने आपको, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए डैम्पिंग कोएफिशिएंट किसके बराबर, तो रेजिस्टेंस आपको ध्यान मानना चाहिए, किसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसके एनालॉजी होता है वो तो आपको ध्यान मानना चाहिए सब। लीनियर वेलोसिटी किसके, तो करंट का आता है। तो ये सब आपको इसलिए मैं टेबुलर फॉर्म में करके बता दिया हूँ, मतलब अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया हूँ। तो ठीक है, आप सेकेंड जो आता है एनालॉजी वो आता है फोर्स करंट एनालॉजी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फोर्स करंट एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देख चुके थे। अब फोर्स करंट एनालॉजी में क्या करेंगे, जैसे उसमें वोल्टेज इंपॉर्टेंट था, वोल्टेज से सारा चीज वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स अप्लाई करेंगे। जब जहां फोर्स करंट एनालॉजी होता है वहां पे करंट हमको अप्लाई करना होगा, तो करंट सोर्स अप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम सेम, जैसे वहां मैकेनिकल सिस्टम थे
सेम था उसी तरह यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम सेम रहेगा, बस इसमें करंट आ गया जिसमें करंट सोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? तो हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। और उसी तरह सेम जैसे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में था कि कंपेयर किए थे और देखे थे कैसा है, मतलब फोर्स किसके इक्विवेलेंट है, इंडक्टर किसके इक्विवेलेंट है, डैम्पिंग किसके इक्विवेलेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्लियरली उसी तरह चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे करंट में क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल लगाना होगा, किरचॉफ करंट लो। करंट क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो किरचॉफ करंट लो आप लोग पढ़ चुके होंगे BEE में। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं फिगर बी में, तो फिगर बी में देखो कि क्या हो जाएगा, I इक्वल टू केसीएल लगाए हैं, केसीएल, तो I इक्वल टू क्या दिख रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्लियर हुआ कि नहीं? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों करंट का सम है, तो I इक्वल टू तीनों करंट का सम है, ये कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहला करंट I1 है वो किसके थ्रू जा रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या होता है, C dV बाय dt। तो C dV बाय dt, ये वोल्टेज है, इसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज है। तो C dV बाय dt प्लस सेकेंड करंट किसी इंडक्टर के क्रॉस, इसका क्रॉस क्या होता है, 1/L V dt हो जाता है। थर्ड जो है I3, ये क्या हो जाएगा, V बाय R। इतना समझ में आया? तो ये हो गया पहला इक्वेशन। मैं तीनों करंट का अलग अलग लिख दिया हूं वैल्यू। अब यहाँ पे ये पहला इक्वेशन था। अब इसी को मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिखा गया। फॉर मैकेनिकल सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे, मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी सेम देख रहे हैं कि तीनों स्प्रिंग भी प्रेजेंट है, मास भी प्रेजेंट है और ये डैम्पर भी प्रेजेंट है। तो तीनों का हमको अलग अलग फोर्स लिखना होगा। क्लियर है? तो फोर्स यहाँ पे लिखने के लिए हमको फोर्स तीनों का हमको लिखना होगा यहाँ। तो फोर्स लिखिए आप, तो फोर्स इक्वल टू सेम, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, पहला था स्प्रिंग तो K इंटू एक्स, दूसरा क्या था मास तो M इंटू एक्स डबल डैश, थर्ड क्या है डैम्पर, डैम्पिंग फोर्स लिखिएगा तो क्या होगा B इंटू एक्स डैश। डबल डैश यहाँ मतलब सिंगल डैश का मतलब होगा कि डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों अब इक्वेशन लिख दिए हम लोगों ने, ये दोनों क्या किया, इक्वेशन लिख दिए। अब लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन है, तो हमको ऐसा यहाँ पे चेंज करना होगा कि हमको कंपेयर कर सके, इक्वेशन 2 से हमको कंपेयर कर सके। तो ऐसा हमको कुछ करना होगा यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और V जो होता है उसका रिलेशन हम लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और V का हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां से अगर V का इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू N d∅dt होता है। ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, V इक्वल टू N d∅dt। ये मशीन का टॉपिक है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे फाई है, ये फाई है, ध्यान में रखना चाहिए, ये फाई है। तो यहाँ पे वो क्या पता चला, V जो है दिस इज इक्वल टू N, अगर 1 ले लेते हैं फॉर वन लूप के लिए, तो यहाँ पे फाई का डिफरेंशिएशन, यही ना है, V इक्वल टू क्या निकल रहा है, फाई का डिफरेंशिएशन निकल रहा है। अब इसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसी को यहाँ पे पुट कीजिए, I इक्वल टू C dV बाई dt है, C dV है, तो इसी का अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार और, dV बाई dt एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई डबल डैश होगा कि नहीं, फाई डबल डैश। तो I इक्वल टू क्या दिख रहा है, dV बाई dt C फाई का डबल डैश, ये क्लियर। उसी तरह 1/L, तो 1/L लिख दीजिए। अब क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ V dt, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, बस फाई तो मिलेगा ना हमको, तो फाई मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, ये फाई आ गया। उसके बाद क्या है, V बाय R है, V बाय R, तो V इक्वल टू क्या था, फाई डैश था, तो यहाँ पे कर दीजिए 1/R फाई डैश, 1/R फाई डैश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करके हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को आपको अच्छे से नोट करना है और उससे कंपेयर करेंगे कि फोर्स करंट जो एनालॉजी है किससे कंपैरिजन होगा, किस एलिमेंट और किसके बराबर करेंगे, वो हम यहाँ पे कंपेयर करके लिखने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम लोग कंपेयर किए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। तो इस दोनों इक्वेशन कंपेयर करके यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का, दूसरा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम और तीसरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया।
उसमें डिफरेंट लिया एलिमेंट को, जैसे फोर्स, मास, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल में भी सेम फोर्स जो होता है वो टॉर्क के बराबर वहां होता है रोटेशनल में। अब मास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डैम्पिंग कोएफिशिएंट तो सेम रहता है b, स्प्रिंग कांस्टेंट भी k ही रहता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या कंपेयर होता है, किसके एनालॉजी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फोर्स, तो यहाँ पे क्या था, क्लियर था, फोर्स करंट, तो यहाँ पे भी फोर्स जो है करंट के बराबर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स और टॉर्क जो है दोनों बराबर हो गया करंट के। क्लियर है? अब आगे आता है मास, m। मास जो है आप बताइए किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया j जो है, मास यहाँ जैसे m है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में j होता है, तो किसके बराबर है देख के बताइए, आप लोग कंपेयर करके बताइए, आप ही लोग खुद से लिखिए, यहाँ पे टेबल खुद से बनाइए और यहाँ पे टेबल बनाइए आप लोग खुद से ही। तो यहाँ पे किसके बराबर दिख रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया j जो है यहाँ पे j बोले तो यहाँ पे मास किसके बराबर दिख रहा है, मास इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए c के, तो कैपेसिटेंस c के बराबर हो गया। समझ में आ रहा ना? तीसरा है डैम्पिंग कोएफिशिएंट b, डैम्पिंग कोएफिशिएंट b है, तो b कहां गया, ये है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, x डैश, तो यहां भी फाई डैश के बराबर होगा, तो 1/r, तो 1/r के बराबर है, दैट इज इक्वल टू g, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोला जाता है। समझ आ रहा ना, मो, जिसका यूनिट होता है मो। अब आता है फोर्थ यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है, दोनों में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट k, यहाँ पे ये k है, ये किसके साथ है, x के साथ है, तो यहाँ भी फाई के साथ वाला जो होगा वही होगा, तो 1/l, तो यहाँ पे 1/l मतलब बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, ये इसके बराबर है, एनालॉजी है। ठीक है ना? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का एनालॉजी क्या हुआ, 1/l, किस पे, तो फोर्स करंट एनालॉजी में। थर्ड जो आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट x, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x ये है, वो तो किसके बराबर है, वो फाई के बराबर है। तो क्लियर है? तो थर्ड है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थर्ड हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, तो फाई वहां पे लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो बताइएगा आप लोग। लीनियर वेलोसिटी क्या है, x डैश, तो वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी किसमें, रोटेशनल में होता है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। अब ये किसके बराबर यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये फाई के बराबर था, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये हुआ ना, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंशिएशन जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा d∅dt, तो यहाँ पे d∅dt किसके बराबर है, v के बराबर है, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा वोल्टेज का। तो ये था हम लोग का आज सिस्टम मॉडलिंग जो था, ये कंप्लीट यहाँ पे होता है। आप लोग एनालॉग का सिस्टम बताया, इसमें कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम डिस्कस किया, उसके बाद फोर्स करंट और फोर्स वोल्टेज के बारे में मैंने डिस्कस किया अच्छा से, इसको टेबल को बना करके दिखाया, कंपेयर करके दिखाया। तो आपको सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजी क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट का एनालॉजी क्या होता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो थैंक यू।